सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती पर लमही महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन, साहित्यकार हुए सम्मानित। बीएचयू कैस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड पर आयोजित 29वीं अंतरवाहिनी हॉकी प्रतियोगिता 2026 का हुआ शुभारंभ। 1.25 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 21 महिलाओं और 11 पुरुषों समेत कुल 32 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और सिगरा पुलिस और सर्विलांस टीम ने फिल्म पुष्पा स्टाइल में अवैध गांजे की तस्करी का किया भंडाफोड़। और समाचार विस्तार से। महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की 146वीं जयंती के अवसर पर लमही महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। महान कथाकार एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की 146वीं जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव लमही स्थित मुंशी प्रेमचंद स्मारक में लमही महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र वाराणसी, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और लोक कला का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके बाद विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लोकगीत, लोक नृत्य, नाटक, कवि सम्मेलन तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर हिंदी साहित्य और समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कई साहित्यकारों को सम्मानित भी किया गया। वक्ताओं ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य आज भी सामाजिक चेतना, मानवीय संवेदना और यथार्थवाद का सबसे सशक्त दस्तावेज है। उनके विचार नई पीढ़ी को समाज के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का संदेश देते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्यकार, कलाकार, विद्यार्थी, शोधार्थी और साहित्य प्रेमियों ने सहभागिता किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और साहित्यिक विमर्शों के साथ लमही महोत्सव 2026 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। आयोजन ने एक बार फिर प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और हिंदी साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने का महत्वपूर्ण संदेश दिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी डॉक्टर राम नरेश पाल भी उपस्थित रहे। 146वीं जयंती समारोह है। प्रेमचंद इस गांव में पैदा हुए लमही, और यहाँ से निकल करके प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद का उपन्यास प्रदेश और देश की सीमाओं को पार करके विश्व साहित्य में स्थान बना दिया है। प्रेमचंद हम सब लोगों के लिए, मैं तो यह समझता हूँ, एक साहित्य का ध्याता होने के कारण कि हम सभी के पुरनिया हैं प्रेमचंद। अपने समय में, आज के 125 वर्ष पहले जब यह देश गुलाम था, तो उस समय कौन सी समस्याएं थीं अपने समाज में, अपने देश में। एक तरफ देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। प्रेमचंद गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के साथ साथ अपना लेखन कर रहे थे। गांधी जी जो राजनीतिक मंच पर आंदोलन कर रहे थे, प्रेमचंद अपने कहानियों और अपने उपन्यासों के द्वारा कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान ऐसे उपन्यासों के द्वारा लेखन कर रहे थे। ऐसे प्रेमचंद को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए। प्रेमचंद एक आदर्श हैं। प्रेमचंद यह मानते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि भारत आज़ाद हो जाए। एक राष्ट्रभक्ति को, एक लेखक के बड़े उद्देश्य को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह लमही महोत्सव आज के लगभग 15 वर्ष पहले शुरू हुआ था। और शेयर बाजार में निवेश और मोटे मुनाफे के नाम पर 1.25 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वाराणसी के महमूदगंज में शेयर बाजार में निवेश और मोटे मुनाफे के नाम पर 1.25 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया। पुलिस द्वारा 21 महिलाओं और 11 पुरुषों समेत कुल 32 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद शुक्रवार को पेशी के दौरान गिरफ्तार युवतियों ने जमकर हंगामा किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। डीसीपी क्राइम नीतू कादियान के समक्ष पेश किए जाने के दौरान युवतियां उग्र हो गईं और चिल्लाते हुए कहा कि पहले कंपनी ने उन्हें अंधेरे में रखा और अब पुलिस ने बेवकूफ़ बनाकर जबरन कागज़ों पर दस्तखत करवाए हैं। युवतियों का आरोप था कि हमारा चयन एचआर अर्चना सिंह के जरिए हुआ था। हमें सिर्फ डाटा देकर एसआईपी और स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने को कहा गया था। हमें सेबी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था जो हम ग्राहकों को बताते थे। हमें नहीं पता था कि कंपनी फर्जी है। पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त हमें सही जानकारी नहीं दी और पेपर छुपाकर जबरन साइन करवा लिए। जब डीसीपी ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कंपनी के सेबी से रजिस्टर्ड होने की जांच की थी, तो युवतियों ने भावुक होकर कहा, अगर हमारा इतना लेवल और समझ होती तो हम 8 से 10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए वहां काम करने नहीं जाते।
डीसीपी क्राइम नीतू कादियान ने जानकारी दी कि साइबर थाने में मिली शिकायत और स्थानीय इनपुट के आधार पर महमूरगंज की एक रिहायशी इमारत में छापेमारी की गई थी। यह गैंग एनकेडी एंड एसोसिएट्स के नाम से फर्जी तरीके से दफ्तर चला रहा था। जांच में सामने आया कि यहां काम करने वाले अधिकांश युवक युवतियां वाराणसी, मिर्जापुर और चंदौली के रहने वाले हैं, जिन्हें 8,000 रुपये से 16,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी पर रखा गया था। पुलिस के अनुसार गिरोह के पास से बड़े पैमाने पर म्यूल अकाउंट्स और कूट रचित दस्तावेज बरामद हुए हैं। हंगामा और विरोध के बीच पुलिस ने सभी 32 आरोपियों का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ये हफ्ते में चौथा गैंग पकड़ा गया है। ये एक कॉल सेंटर नुमा फैसिलिटी ये भेलूपुर में महमूरगंज के पास एक बिल्डिंग में चला रहे थे। हमने मैनुअल रेकी कराई, तब हमें पता लगा कि ये एक रेप्यूटेड ट्रेडिंग कंपनी है। उनके नाम पे उनके कूटरचित दस्तावेज यूज़ करके ये लोगों को कॉल करते हैं। इन्होंने बहुत संख्या में युवक युवतियों को रखा हुआ था, जो कॉल के माध्यम से लोगों का थर्ड पार्टी डेटा चुरा के उनको प्रलोभन देते थे और सब्सक्रिप्शन के नाम पे उनसे पैसा लेते थे और ये पैसा म्यूल अकाउंट में रन करता था। ये ज़्यादातर लोकल लोग हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो 2 भाई हैं, विनय मौर्य और सतीश मौर्य। ये दोनों पकड़े गए हैं जो संचालक थे। बाकी लोग इन्होंने रखे हुए थे कॉलिंग करने के लिए। महिलाएं भी काफ़ी उसमें ये नंबर्स में पकड़ी गई हैं। टोटल 32 लोगों की गिरफ्तारी हमने की। पुष्पा फिल्म की तर्ज पर कमर्शियल वाहन छोटा हाथी के बॉडी के नीचे गुप्त लोहे का चैम्बर बनाकर की जा रही अवैध गांजे की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए सिगरा पुलिस ने 55 किलो गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। वाराणसी पुलिस आयुक्त के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिगरा पुलिस और सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पुष्पा फिल्म की तर्ज पर कमर्शियल वाहन छोटा हाथी की बॉडी के नीचे गुप्त लोहे का चैम्बर बनाकर की जा रही अवैध गांजे की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 55 किलोग्राम गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले का खुलासा करते हुए एसीपी चेतगंज शुभम सिंह ने बताया कि लोकल इंटेलिजेंस और मुखबिर से सटीक सूचना मिली थी कि ओडिशा की तरफ से अवैध एनडीपीएस पदार्थ की एक बड़ी खेप वाराणसी के रास्ते चंदौली की ओर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर सिगरा पुलिस टीम ने लहरतारा के पास सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध छोटा हाथी वाहन को चारों तरफ से घेर कर रोक लिया। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो पहली नज़र में वो पूरी तरह खाली नजर आ रहा था। हालांकि जब पुलिस अधिकारियों ने वाहन के हाइड्रोलिक सिस्टम को उठाया तो वे हैरान रह गए। तस्करों ने वाहन की बॉडी के निचले हिस्से में लोहे की एक अतिरिक्त शीट लगाकर एक सीक्रेट चैम्बर लेयर तैयार कर रखी थी। जब इस चैम्बर को खोला गया तो उसमें से कुल 55 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। एसीपी शुभम सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे सिंडिकेट के मेन डीलर और नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों तक पहुंचा जा सके। पुलिस अग्रिम कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस को एक कामयाबी हासिल हुई है। लहरतारा के पास एक छोटा हाथी जुबान जो होता है उसमें 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से गांजे की जो कि एनडीपीएस सामग्री है उसकी तस्करी की जा रही थी। लोकल इंटेलिजेंस और सर्विलांस के माध्यम से इन्फॉर्मर्स की सूचना पे उसको पकड़ा गया और मौके से गांजा बरामद हुआ है। तो गाड़ी में कैसे ले जा रहे थे छुपा कर? देखिए, जो हमारे छोटा जो हाथी वाहन होता है उसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसको उठा करके उसके नीचे उन्होंने एक लेयर बना रखी थी छिपाने के लिए, जिससे कि ऐसा आभास हो रहा था कि वो खाली है, जबकि उसको उठाने पे पता चला उसके ऊपर नीचे एक और शीट लोहे की लगाई हुई थी जिसमें कि गांजे का। रामनगर पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग के दौरान हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद करते हुए 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत रामनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सघन वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद करते हुए 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब से लदे वाहन के साथ साथ तस्करी में इस्तेमाल की जा रही किया सेल्टोस कार को भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 102 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और 320 खुले पैकेट टेट्रा पैक बोतलें बरामद हुई। इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद होने के बाद पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि तस्करों ने पुलिस की निगरानी से बचने के लिए सुनियोजित रणनीति बनाई थी। शराब से भरे वाहन के आगे एक किया सेल्टोस लग्जरी कार चल रही थी, जिसमें सवार आरोपी रास्ते की रेकी कर पुलिस चेकिंग की जानकारी अपने साथियों तक पहुंचा रहे थे। जैसे ही पुलिस को
इस पूरे नेटवर्क की भनक लगी। टीम ने दोनों वाहनों को घेरकर कार्रवाई की और सभी आरोपियों को दबोच लिया। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अवैध शराब हरियाणा के पानीपत और सोनीपत से लाई गई थी। तस्करों की योजना चंदौली के रास्ते इस खेप को बिहार पहुंचाकर ऊंचे दामों पर बेचने की थी। ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाती है। इस संदर्भ में थाना रामनगर द्वारा ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के दौरान अवैध शराब पकड़ी गई है, जिसमें लगभग 102 पेटी अंग्रेजी शराब शामिल है तथा इसके अलावा 320 खुली पैकेट्स हैं जिनको बरामद किया गया है। उक्त शराब के साथ 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं और यह शराब जो है हरियाणा से बिहार के रास्ते बिहार जा रही थी। इसमें जो 3 व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति जो है किया सेल्टो से रास्ता क्लियर करवा रहा था, तो इसमें एक गाड़ी जिसमें शराब 102 पेटी बरामद हुई है, वो गाड़ी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है तथा उसके साथ एक किया सेल्टो गाड़ी भी जो कि रास्ता क्लियर करवा रहा था व्यक्ति, उस गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है तथा तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। सुसवाई क्षेत्र चितईपुर में एक बस की चपेट में आने से 33,000 वोल्ट विद्युत लाइन के राउंड पोल के टेढ़े हो जाने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। पोल में विद्युत की सप्लाई न होने के चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुसवाई इलाके में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक बस की चपेट में आने से 33,000 वोल्ट विद्युत लाइन का राउंड पोल टेढ़ा हो गया। गनीमत रही कि घटना के समय कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेकर पोल को सुरक्षित करने की कार्रवाई शुरू कर दी। करौंदी पावर हाउस के जूनियर इंजीनियर जेई अरविंद कुमार ने बताया कि घटना देर रात हुई। उनके अनुसार एक बड़ी बस नीचे से गुजर रहे केबलों में फंस गई, जिसके कारण 33,000 वोल्ट लाइन का राउंड पोल टेढ़ा हो गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित 33 केवी लाइन पिछले लगभग 10 वर्षों से बंद है, इसलिए विद्युत प्रवाह नहीं होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जेई अरविंद कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया तथा घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी दे दी गई है। विभाग पूरी सतर्कता के साथ पोल को दुरुस्त कराने और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। लगभग 2:30 बजे सूचना मिली कि यहाँ कोई बस जा रही थी। इस वाला केबल इस पे खींचा हुआ था, तो उसकी वजह से जोर पड़ा जो कि इस पे ये टेढ़ा हो गया। तो कल कोई हाइड्रा नहीं मिल पाया, इस वजह से आज जो है तो कार्य करवाया जा रहा है। नहीं, कोई हताहत कोई नहीं हुई है। लाइट ये बंद है, इसमें लाइन नहीं है। हाँ, इसे 33,000 केवी की लाइन है, मगर ये बंद है। ये शायद 8-10 साल से बंद है। अगर जैसे बात की जाए तो यहाँ से आप जो नुआव चौराहे से और पूरा करौंदी तक, नुआव चौराहा नुआव चौराहा तो फिर करौंदी तक ऐसे जर्जर पोल बहुत है। ये सब कब तक मरम्मत होगी? नहीं, हमारा एरिया यहीं से बंद हो जाता है। यहाँ से चालू है। इसके आगे जो है यहाँ से लेकर वहाँ तक पता करेंगे तो कम से कम 25 तो आपको दिखा देंगे जर्जर पोल है। 25 तो नहीं है, मगर यहाँ की 1-2 थे तो उसको स्टे लगा के करा। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 5 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का 31 जुलाई को समापन हुआ। ICAR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी द्वारा 27 से 31 जुलाई 2026 तक आयोजित 5 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम EDP-01 मशरूम एवं मधुमक्खी पालन उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन का समापन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुदर्शन मौर्य प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रशिक्षण समन्वयक ने प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न तकनीकी व्याख्यान, व्यावहारिक प्रशिक्षण, हैंड्स ऑन अभ्यास तथा एक्सपोजर विजिट के माध्यम से मशरूम एवं मधुमक्खी पालन आधारित उद्यम स्थापित करने की वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक जानकारी प्रदान की गई। समापन समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेश कुमार, निदेशक ICAR IIVR वाराणसी ने प्रतिभागियों से मशरूम उत्पादन को लाभकारी उद्यम के रूप में अपनाने का विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी उद्यम की सफलता के लिए सुनिश्चित योजना एवं उसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। उन्होंने संस्थान की ओर से निरंतर तकनीकी एवं परामर्श सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया तथा विपणन से जुड़े अवसरों एवं चुनौतियों की बेहतर समझ विकसित करने और आधिकारिक हैंड्स ऑन प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी, जिससे प्रतिभागी आत्मविश्वास के साथ अपना उद्यम स्थापित कर सकें। डॉक्टर नीरज सिंह EDP समन्वयक ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सभी प्रतिभागियों, विषय विशेषज्ञों, आयोजन समिति एवं सहयोगी कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
समापन समारोह में डॉक्टर A.N. सिंह, डॉक्टर D.P. सिंह तथा डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव प्रशिक्षण समन्वयक की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर A.N. त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक ICAR IIVR वाराणसी द्वारा किया गया। यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली कोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल BNI ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर द राइज ऑफ बिजनेस थीम पर आधारित उद्भव 2026 सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल BNI वाराणसी ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अपने वार्षिक प्रमुख आयोजन उद्भव 2026 की औपचारिक घोषणा की। द राइज ऑफ बिजनेस थीम पर आधारित यह भव्य सम्मेलन 2 अगस्त रविवार को होटल ताज गंगेज में आयोजित होगा, जिसमें वाराणसी सहित देश के विभिन्न शहरों से 600 से अधिक उद्यमी, उद्योगपति, व्यवसायी, प्रोफेशनल्स एवं उनके परिवारजन भाग लेंगे। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए BNI वाराणसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयुष नरसरिया ने कहा कि उद्भव पूर्वांचल के सबसे बड़े बिजनेस नेटवर्किंग आयोजनों में अपनी विशेष पहचान बना चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में केवल 15 सदस्यों वाले एक चैप्टर से शुरू हुए BNI वाराणसी की यात्रा आज एक सशक्त व्यावसायिक समुदाय के रूप में स्थापित हो चुकी है, जिसने हजारों सफल बिजनेस रेफरल और मजबूत व्यावसायिक संबंधों का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि उद्भव 2026 केवल एक आयोजन नहीं बल्कि BNI सदस्यों की सामूहिक सफलता, सहयोग और विश्वास का उत्सव है। इस वर्ष के आयोजन का मुख्य आकर्षण देश के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर एवं बिजनेस कोच सोनू शर्मा का विशेष संबोधन होगा।
वे उद्यमिता, नेतृत्व, व्यवसाय विस्तार और सफलता के विभिन्न आयामों पर अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम एक एनुअल मेंबर्स डे है जिसमें हमारे 600 से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स बनारस के एक साथ अपने 9 साल के कंप्लीशन को सेलिब्रेट करेंगे। ये इवेंट होने जा रहा है रविवार 2 अगस्त को होटल ताज गैंजेस में। इस इवेंट के तहत इस इवेंट में क्या खूबी, क्या विशेषताएं होती हैं इसकी, क्या है और किन किन विषयों पे चर्चा क्या है? तो इस इवेंट का मेन उद्देश्य है हमारे सारे बिजनेस ओनर्स को इंस्पायर करना कि वो इस मार्केट में भी अपने बिजनेस को कैसे सस्टेन करें और ग्रो करें। इसके लिए हमने की नोट स्पीकर जो कि वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर सोनू शर्मा जी को एज अ की नोट स्पीकर इनवाइट किया है, जो 2 घंटे का एक पावर पैक सेशन देंगे और बिजनेस ओनर्स को इंस्पायर करेंगे कि वो अपने व्यापार को कैसे ग्रो करें और कैसे डेवलप करें। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन पूज्यपाद बाबा अवगढ़ गुरुपद संभव राम जी ने आज के युग में परिवारों के विघटन, दाम्पत्य जीवन में बढ़ते तनाव और सामाजिक असंतोष का मुख्य कारण लोभ, अहंकार और संवादहीनता को बताया। बाबा अवगढ़ गुरुपद संभव राम जी ने कहा कि आज परिवारों के विघटन, दाम्पत्य जीवन में बढ़ते तनाव और सामाजिक असंतोष का प्रमुख कारण लोभ, अहंकार तथा संवादहीनता है। उन्होंने कहा कि केवल महिलाओं को दोषी ठहराना उचित नहीं, बल्कि पति, परिवार और समाज सभी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद बेटी अपना घर परिवार छोड़कर नए परिवेश में आती है, ऐसे में उसे सम्मान, सहयोग और अपनापन मिलना चाहिए। वहीं नववधू को भी नए परिवार के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए। दोनों पक्षों की संवेदनशीलता से ही परिवार सुखी और सुदृढ़ बन सकता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज अधिकांश पारिवारिक विवादों की जड़ धन का लोभ है। इसी स्वार्थपूर्ण सोच के कारण संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं और माता पिता वृद्धावस्था में उपेक्षा का जीवन जीने को विवश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, श्रेष्ठ संस्कार और महापुरुषों द्वारा दिखाया गया मार्ग है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और विवेक दिया है, इसलिए किसी भी बात का अंधानुकरण नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुरूप विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। कर्म फल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए जीवन में सदाचार और सेवा का मार्ग अपनाना आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मोह माया का त्याग करने का अर्थ घर परिवार छोड़ना नहीं, बल्कि मन के विचारों, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग करना है। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज में संवाद, विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शंका संबंधों को गहराई से प्रभावित करती है। उन्होंने उपस्थित जनों से महापुरुषों की वाणी का अनुसरण करते हुए मानवता, सेवा और सदाचार को जीवन में अपनाने तथा आने वाले समय की चुनौतियों के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहने का आह्वान किया। अंत में उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दिया। यह बातें गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन आयोजित सायकालीन महिला एवं युवा संयुक्त सम्मेलन में गोष्ठी में माताओं और युवाओं को संबोधित करते हुए श्री सर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष पूज्यपाद बाबा अवगढ़ गुरुपद संभव राम जी ने कही। गोष्ठी की अध्यक्षता प्रयागराज की दुर्गावती चौधरी जी ने किया। अन्य वक्ताओं में संस्था के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, संतोष मिश्रा, प्रकाश पृथु, गोपाल शंकर श्रीवास्तव, श्रीमती सोनी, स्वीटी, शैलजा शाहदेव और श्वेता श्रीवास्तव थे। नीलिमा सिंह और कुमारी पूर्णिमा ने भजन गाया। धन्यवाद ज्ञापन संस्था के मंत्री डॉक्टर एस पी सिंह ने किया तथा संचालन सुष्मिता ने किया। पुष्प, 2 पुष्प, तीसरे पुष्प आते आते फिर समाप्त हो जाता है, वो रहता नहीं है वैसा। धन वो होता है जो हमारे कर्म हैं, हमारे संस्कार हैं, जो महापुरुषों ने दिए हैं, जो महापुरुषों ने पगडंडियाँ दी है, उस पर चलने से वही धन है। वही यहाँ भी रहेगा, वही आगे भी जाएगा, हमारे अनेक जन्मों तक हमारा उत्थान होता रहेगा। और नहीं तो इस 84 लाख योनियों में हम लोग भटकते रहेंगे। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत से धर्म और मजहब हैं, बहुत तरह की बातें होती रहती है, ऊट पटांग लोगों को सिखाते रहते हैं, सीख भी जाते हैं सब। ईश्वर ने हमें भी बुद्धि और विवेक दिया है। आपको कोई भी कहता है, कुछ भी कहता है, गुरुजन भी कहते हैं, तो आप आँख मीच के नहीं चलेंगे, आप आँख खोल के चलेंगे कि वह हमारी परिस्थिति, समय काल परिस्थिति कैसा उपस्थित हुआ है, हमें इसमें कितना बदलाव करना है, क्या बदलाव करना है, ये भी सोचना होगा, न कि हम आँख मीच के चलते चलेंगे। हम उसी पगडंडी पे आँख मीच के चलते चलेंगे तो हो सकता है कहीं गड्ढा हो, कहीं ठोकर हो, कहीं कुछ हो, तो हमारा नुकसान हो सकता है। डर्बीशायर क्लब द्वारा फिल्मी दुनिया के महान गायक मोहम्मद रफी साहब की 46वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 31 जुलाई शुक्रवार को डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के तत्वावधान में फिल्मी दुनिया के महान गायक मोहम्मद रफी साहब की 46वीं पुण्यतिथि
पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर मनाई गई। साथ ही उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दिया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष श्री शकील ने बताया कि रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1928 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान छोड़कर पूरा परिवार मुंबई आकर बस गया। रफ़ी साहब ने महान फिल्म अभिनेता को अपनी आवाज़ देकर उनकी आवाज़ बने। आज भी रफ़ी साहब के वह गीत सुनकर लोगों को नींद आ जाती है। फिल्मी गाना चाहे देशभक्ति हो या कोई भजन हो। 1962 में भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। रफ़ी साहब ने हिंदुस्तानियों को जोश भरने के लिए यह गीत गाया, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ओ दुनिया के रखवाले, आया सावन झूम के, भजन में सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम आदि काल, यही गीत है। आज ही के दिन 31 जुलाई 1980 को इस महान गायक ने दुनिया को अलविदा कर रुखसत हो गए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न दिया जाए तथा उनके परिवार को और रफ़ी साहब के नाम से एक ट्रेन चलाई जाए। इस कार्यक्रम में गुफरान अहमद, चिंतित बनारसी, मोहम्मद इश्तियाक अंसारी, चंगू, मेनू सरोज, जावेद हुसैन, बबलू जायसवाल आदि लोग मौजूद थे। कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। दो दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते हैं, तोड़ दिए तो जोड़े नहीं जाते। यही रफ़ी साहब ने आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और हम उनसे मांग करते हैं कि मरणोपरांत उनके उस परिवार को भारत रत्न दिया जाए। उनके नाम से एक ट्रेन चलाई जाए, जैसे कैफियत ट्रेन चलाई जाती है उसी तरह किसी भी राज्य से एक ट्रेन चलाई जाए। और रफ़ी साहब जो हमारे और योगी आदित्यनाथ जी से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे ही मांग करते हैं कि जिस तरीके से आकार बना रहे हैं तमाम दीवालों पे, चित्रों पे, पोखरों पे, कुंडों पे, सड़कों पे, उसी तरीके से गायकार रफ़ी साहब का भी बनाया जाए। यही उनकी एक सच्ची श्रद्धांजलि है। दर्शनीय कार्यक्रम में आनंद कानन कला गुरुकुल शिष्याओं ने मनमोहक कथक नृत्य की प्रस्तुति दी। जिला प्रशासन के अभिनव पहल सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में आनंद कानन कला गुरुकुल की शिष्याओं काशवी सिंह एवं सांभवी भट्ट ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध नृत्य विधा कथक की प्रस्तुति का शुभारंभ शिव वंदना, तत्पश्चात सरस्वती वंदना एवं टुकड़ा तिहाई परन समापन तराना से किया। कलाकारों ने पदलय, ताल एवं अंग संचालन तथा घुंघरुओं के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को झंकृत किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन बालेश्वर तिवारी एवं डॉक्टर उत्कर्ष केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर उत्कर्ष केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा भव्य बधाई एवं राष्ट्रभक्ति समारोह का आयोजन किया गया। शुक्रवार को प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा नई सड़क कोदई चौकी वाराणसी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य बधाई एवं राष्ट्रभक्ति समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर तथा सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान करके किया गया। समिति के अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि वर्ष 2026 राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने का ऐतिहासिक वर्ष है। महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा वर्ष 1875 में रचित यह अमर गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणा स्रोत बना। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम को उद्घोष के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और यह गीत राष्ट्रीय जागरण का सबसे प्रभावशाली स्वर बन गया। उन्होंने कहा कि हाल ही में लोकसभा में भी अनेक माननीय सदस्यों ने वंदे मातरम के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व का उल्लेख करते हुए इसे भारत की आत्मा, राष्ट्रभक्ति, एकता और अखंडता का अमर प्रतीक बताया। इससे पूरे देश में राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान और गौरव की भावना और अधिक सुदृढ़ हुई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद गिरीश श्रीवास्तव थे। कार्यक्रम का संचालन धीरेन्द्र शर्मा व सोमनाथ यादव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव बाबू, चंद्र विजय सिंह ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शंकर जायसवाल, आदित्य गोयनका, मंगलेश जायसवाल, एडवोकेट सुनील कन्नौजिया, मनीष चौरसिया, धर्मचंद्र प्रकाश, प्रदीप जायसवाल सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं राष्ट्र प्रेमी उपस्थित रहे। पिछले दिनों राज्यसभा में, उसके बाद लोकसभा में जिस तरह से वंदे मातरम अधिनियम बिल पास हुआ है, उसके लिए हम आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, नित्यानंद राय जी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने देश में
इस बिल को पास करके वंदे मातरम गीत का अपमान करने वालों के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि देश के विभाजनकारी मानसिकता वाले लोगों ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उन्होंने देश का बंटवारा किया और वंदे मातरम गीत का बंटवारा किया, जिसको मोदी जी ने इसको समाप्त करने का काम किया है। इसके लिए इस सरकार को ढेरों उत्तर प्रदेश T20 लीग चैंपियन काशी रुद्राक्ष द्वारा आगामी सीजन के लिए शुक्रवार को अपनी नई जर्सी का आधिकारिक अनावरण किया गया। दोपहर की यूपी T20 लीग चैंपियन काशी रुद्राक्ष ने शुक्रवार को वाराणसी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगामी सीजन के लिए अपनी नई जर्सी का आधिकारिक अनावरण किया। इस अवसर के साथ टीम ने अपने नए अभियान की शुरुआत शहर की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और अपने प्रशंसकों के साथ गहरे जुड़ाव का उत्सव मनाते हुए किया। काशी की कालजयी विरासत और भगवान शिव के दर्शन से प्रेरित यह नई जर्सी काशी रुद्राक्ष की पहचान और मूल्यों को दर्शाती है। जर्सी का नीला रंग भगवान शिव की शांति का प्रतीक है, जो धैर्य, स्पष्टता और दबाव में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की क्षमता को दर्शाता है। वहीं नारंगी रंग भगवान शिव की प्रचंड ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो साहस, आक्रामकता और निडरता का प्रतीक है। जर्सी पर बनी कॉस्मिक डिजाइन भगवान शिव को गुरु ऑफ द यूनिवर्स के रूप में सम्मान देती है और असीम महत्वाकांक्षा की प्रेरणा देती है, जबकि मॉडल पैटर्न संतुलन, एकता और सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। इन सभी तत्वों के माध्यम से यह जर्सी काशी रुद्राक्ष की भावना और पहचान को साकार करती है। जर्सी लॉन्च से पहले कप्तान करण शर्मा और मुख्य कोच ध्रुव सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ यूपीसीए के निदेशक जावेद अख्तर तथा टीम प्रबंधक के अधिकारियों की मौजूदगी में काशी रुद्राक्ष ने श्रद्धापूर्वक काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन, पूजन अर्चन किया। इस दौरान टीम ने भारत के सबसे प्राचीन जीवंत शहरों में से एक काशी की भावना, दृढ़ता और गौरव का प्रतिनिधित्व करने के अपने संकल्प को दोहराया। मुख्य कोच ध्रुव सिंह ने कहा कि काशी रुद्राक्ष की सफलता हमेशा अनुशासन, तैयारी और लगातार बेहतर बनने की भूख पर आधारित रही है। हर नया सीजन नई चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन इस टीम में सर्वोच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की प्रतिभा और चरित्र दोनों मौजूद हैं। हम हर प्रतिद्वंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान निडर क्रिकेट खेलने और उन मानकों को बनाए रखने पर है जिन्होंने हमें लीग की सबसे सफल टीमों में से एक बनाया है। डिफेंडिंग चैंपियन काशी रुद्राक्ष ने पिछले सप्ताह आगरा में आयोजित यूपी T20 प्लेयर ऑक्शन में अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों के समूह में 6 नए खिलाड़ियों को शामिल किया। नीलामी से पहले 12 खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद टीम ने मोहम्मद शरीम, वैभव चौधरी, विजय यादव, विराट जायसवाल, मानव सिंधु और साहब युवराज सिंह को अपने साथ जोड़कर आगामी सीजन के लिए 18 सदस्यों की टीम पूरी की। नए सीजन की तैयारियों के तहत काशी रुद्राक्ष ने इन महीने की शुरुआत में रुद्राक्ष कप की शुरुआत करते हुए जमीनी स्तर पर क्रिकेट को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया। बट ऐसा स्टेडियम नहीं बना है, ऐसा डिज़ाइन, इतना डिटेलिंग, 100 टन का त्रिशूल, डमरू और ड्रेनेज सिस्टम, पवेलियन, एवरीथिंग इज सुपर फैंटास्टिक एंड आई एम बिग थैंक्स टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, CM योगी जी, BCCI, UPCA, एवरीवन कि ये यूपी के लोगों के लिए सौगात है कि इतना सुंदर स्टेडियम, और बनारसियों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि ये स्टेडियम बनारस में आ रहा है, काशी में आ रहा है। बनारस में आपने 1200 लोगों का आपने बोला कि ट्रायल दिया था, 1200 बच्चे आए थे। हाँ, आपकी टीम में बनारस से कितने खिलाड़ी इस बार खेल रहे हैं और कितने स्टैंड बाई हैं? देखो, हमारी टीम में है 3 से 4 लोग हैं जो बनारस टीम से हैं और कैचमेंट एरिया से 7 से 8 लोग हैं। और हम यही क्रिकेट, हम बार बार यहीं आते हैं कि टैलेंट और आए और खिलाड़ी हम इस टीम में ले सकें। 29वीं अंतरवाहिनी हॉकी प्रतियोगिता 2026 का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ। शुक्रवार को 29वीं अंतरवाहिनी हॉकी प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ आयोजन सचिव मुख्य अतिथि सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे IPS के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम उनका स्वागत उप सेनानायक द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा सभी टीम मैनेजर के साथ हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया गया। प्रतियोगिता में सम्मिलित समस्त टीमों द्वारा मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि का अभिवादन किया गया एवं खिलाड़ियों द्वारा शपथ ली गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच 12वीं वाहिनी PSC फतेहपुर एवं 34वीं वाहिनी PSC वाराणसी के बीच खेला गया, जिसमें 34वीं वाहिनी ने मैच 5-1 से जीता। इस प्रतियोगिता में पूर्वी जोन की कुल 10 टीमें 4th BN, 33 BN, 37 BN, 12 BN, 34 BN, 42 BN, 39 BN, 48 BN,
20 बिलियन 36 बिलियन हिस्सा ले रही हैं। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का समापन 2 अगस्त को होना प्रस्तावित है। मैच के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों द्वारा करतल ध्वनियों के साथ खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया गया। इस अवसर पर राजेश कुमार सहायक सेनानायक, कैलाशनाथ यादव, शिविरपाल, सुरेंद्र कुमार सूबेदार, मेजर संजय सिंह, वाहिनी खेल अधिकारी राम सिंह, STM PC अंकित कुमार सिंह समेत समस्त टीम के कोच, टीम मैनेजर एवं खिलाड़ीगण, भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। ये 10 टीमें जो हमारी पूर्वी जोन की भाग लेंगी, ये आज, कल और परसों चलेगा। कितने पार्टिसिपेंट्स कुल 10 टीमें हैं और लगभग 173 या 175 के आसपास प्लेयर्स हैं। क्या कहेंगे सर बाकी खिलाड़ियों के लिए? जो टीमें जीत जाती हैं उनको तो बधाइयाँ मिलती, जो टीमें हार जाती हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है। जो टीम हारती है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी होते हैं। ये जो हमारी प्रतियोगिता है, इसमें हमें प्रयास करेंगे कि पूर्वी जोन से हम अच्छे प्लेयर्स को सेलेक्ट करें जो यूपी और ऑल इंडिया पुलिस खेलें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।